नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आईडीवोट यूपीएससी के चैनल में आने के लिए। ये यूपीएससी प्री 2025 से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिनका आप प्रैक्टिस कीजिए। ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान सभा की पहली बैठक 10 दिसंबर 1947 को हुई थी तथा बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। दूसरा है, उद्देश्य प्रस्ताव सभा में मोतीलाल नेहरू ने 13 नवंबर 1946 को पेश किया, जो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तीसरा है, कृषि प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। इनकी मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए। चौथा है, एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। दिए गए उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? हमें सही ऑप्शन ढूंढना है। इनके ऑप्शन है, पहला केवल 3, दूसरा 1 और 2, तीसरा 1, 2, 3 और 4, चौथा कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही उत्तर ए है, अर्थात केवल 3 सही है। पहला कथन है, संविधान सभा की पहली बैठक 10 दिसंबर 1947 को हुई, जो बिल्कुल गलत है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका दूसरा पार्ट है, बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, उद्देश्य प्रस्ताव सभा में मोतीलाल नेहरू ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, वो भी 13 नवंबर नहीं 13 दिसंबर 1946 को। और इसका दूसरा पार्ट है, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, ये बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है, एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए, जबकि यहाँ पे एल.एन. मुखर्जी को नहीं नियुक्त किया गया था, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे, जबकि एल.एन. मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्ट मैन नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दूसरा है, भारत के संविधान के संघीय व्यवस्था का लक्षण 2 सरकार शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीयता, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आदि हैं। तीसरा ऑप्शन है, अनुच्छेद 2 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। चौथा ऑप्शन है, संविधान केंद्र के साथ साथ राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। इसमें दिया गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। इनके ऑप्शन है, पहला 1 और 2, दूसरा केवल 4, तीसरा 3 और 4, चौथा 1, 2, 3। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है डी, अर्थात 1, 2, 3 ये सारे गलत हैं और चौथा सही है। पहला दिया गया है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दूसरा है कि भारत के संविधान के संघीय व्यवस्था का लक्षण 2 सरकार शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीयता ये हैं, लेकिन केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये नहीं है। अलग से हम देखते हैं कि संघीय व्यवस्था के और क्या लक्षण है। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता तथा कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका ये संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं। और गैर संघीय व एकात्मकता के लक्षण हैं, एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान ये सभी गैर संघीय के लक्षण हैं। तीसरा दिया गया है, अनुच्छेद 2 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ये अनुच्छेद 2 में नहीं है, अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के क्षेत्र में राज्य, संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है। दूसरा कथन है, भारत का संघ में सिर्फ राज्य शामिल है। तीसरा कथन है, संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है, जबकि अमेरिका में गारंटी दी गई है। चौथा कथन है, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत माना जाएगा। दिया गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है, पहला 1 और 2, दूसरा 3 और 4, तीसरा केवल 3, चौथा 1, 2 और 3। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3, अर्थात दिए गए कथनों में 1, 2, 3 सही है
चौथा गलत है। चौथे कथन में क्या गलत है? इसमें दिया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत माना जाएगा, जबकि ये गलत है। ये 368 के तहत नहीं माना जाएगा। इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। इसी में तीसरा कथन है कि संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है, जबकि अमेरिका में गारंटी दी गई है। इसी में एक और पॉइंट ऐड करते हैं कि गारंटी दी गई है। इस तरह भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है, अविभाज्य संघ कहा गया है, जबकि अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है अनुच्छेद 20, दूसरा है अनुच्छेद 21, तीसरा है अनुच्छेद 23, चौथा है अनुच्छेद 24। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन बी सही है, अर्थात बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित में राज्य सूची में संसद कानून बनाए, तब संसद राज्य सूची के विषय में कानून बनाने में सक्षम हो जाता है। दूसरा है, राज्य कानून तथा संसदीय कानून के मध्य असहमति अथवा विवाद होने पर राज्य कानून मान्य होगा। तीसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के मामलों की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। दिया गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है केवल 2, दूसरा 1 और 2, तीसरा 1 और 3, चौथा 1, 2, 3। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सी सही है, अर्थात दिए गए कथनों में 1 और 3 सही है, जबकि दूसरा गलत है। दूसरे कथन में दिया गया है कि राज्य कानून तथा संसदीय कानून के मध्य असहमति अथवा विवाद होने पर राज्य कानून मान्य होगा, जबकि ये गलत है। विवाद होने पर संसदीय कानून मान्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने तथा उसे प्रभावी करने में असफल होता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत 2 आधारों पर घोषित किया जा सकता है। तीसरा है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा को किसी भी समय परवर्ती घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है, जिसके लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती। दिया गया उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इनके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 3, तीसरा है 1 और 2, चौथा है 2 और 3। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है डी, अर्थात 2 और 3 सही है और 1 गलत है। एक में दिया गया है, अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने तथा उसे प्रभावी करने में असफल होता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 356 में नहीं है, ये अनुच्छेद 365 में दिया गया है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ये आर्टिकल 356 में दिया गया है। यहाँ पे एक शब्द अलग से है कि परवर्ती घोषणा किसे कहते हैं, हम बताते हैं आपको। इसमें किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार द्वारा अपने सिद्धांतों, नीतियों, इरादों या योजनाओं को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना ही परवर्ती घोषणा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होकर दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा कथन है, दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया महाभियोग में भाग ले सकते हैं। तीसरा है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग प्रस्ताव में भाग लेते हैं। दिया गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा गलत है। इनके ऑप्शन है, पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 3, तीसरा है 1 और 2, चौथा है 2 और 3। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसके ऑप्शन सही है बी, अर्थात केवल 3, अर्थात इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है। तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग प्रस्ताव में भाग लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसमें ये भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का निर्वाचन करते हैं। दूसरा कथन है, जब प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देते हैं तो मंत्रिमंडल बर्खास्त नहीं होती है। तीसरा है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। चौथा है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत अपना पद धारण करते हैं। दिया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन है, पहला 1 और 2, दूसरा 3 और 4, तीसरा 1, 2, 3, चौथा कोई नहीं। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन बी सही है, अर्थात इसमें 3 और 4 कथन सही है, पहला और दूसरा गलत है। पहले में दिया गया है कि अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का निर्वाचन करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं, नियुक्ति करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, जब प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देते हैं तो मंत्रिमंडल बर्खास्त नहीं होती है। ये भी गलत है। इसमें जब वो प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देते हैं तो मंत्रिमंडल भी बर्खास्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करता है। कथन दूसरा है, राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। दिया है, उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। दूसरा है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। तीसरा है, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। चौथा है, कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन डी सही है, अर्थात कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। क्योंकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति नहीं करते, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष अबसेंट हो तो उपाध्यक्ष करते हैं। उपाध्यक्ष भी अबसेंट हो तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। अगर ये भी अबसेंट हो तो उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कौन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। यह किससे संबंधित है। पहला है साधारण कटौती, दूसरा है स्थगन प्रस्ताव, तीसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, चौथा है गिलोटिन प्रस्ताव। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन डी सही है, अर्थात इसे गिलोटिन प्रस्ताव कहते हैं। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है, उसको गिलोटिन प्रस्ताव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान में कॉलेजियम प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तीसरा है, हाई कोर्ट कॉलेजियम में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। दिया गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा गलत है। हमें इसमें गलत ऑप्शन देखना है। इसके ऑप्शन है, पहला 1 और 2, दूसरा केवल 2, तीसरा केवल 1, चौथा सभी। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन ए सही है, अर्थात 1 और 2 गलत हैं और इसका तीसरा ऑप्शन सही है। पहला दिया गया है कि संविधान में कॉलेजियम प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है, ये बिल्कुल गलत है। संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इसका विकास हुआ है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यहाँ पे पहला पार्ट तो सही है, दूसरे में 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश ये गलत है। यहाँ पे 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर निर्वाचन प्रणाली को विनियमित करना है। दूसरा है, इसमें केवल लोकसभा के लिए सीटों की आवंटन की रूपरेखा दी गई है। तीसरा है, इस अधिनियम के धारा 81 में प्रावधान है कि परिणाम की घोषणा के 40 दिनों के भीतर परिणाम को चुनौती देने वाली निर्वाचन याचिका दायर की जानी चाहिए। चौथा है, यह मतदाताओं की योग्यता
अयोग्यता को निर्दिष्ट करता है तथा मतदाता सूची तैयार करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। दिया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इनके ऑप्शन है, पहला 1 और 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा 1 और 4, चौथा सभी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सी सही है, अर्थात 1 और 4 सही है और 2, 3 गलत है। इसमें क्या गलत है देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है दूसरे में, इसमें केवल लोकसभा के लिए सीटों की आवंटन की रूपरेखा दी गई है। इसमें केवल गलत है, क्योंकि इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राज्य विधान परिषदों के लिए सीटों के आवंटन की रूपरेखा दी गई है। तीसरे में है, इस अधिनियम की धारा 81 में प्रावधान है कि परिणाम की घोषणा के 40 दिनों के भीतर परिणाम को चुनौती देने वाली निर्वाचन याचिका दायर की जानी चाहिए। यहाँ पे 40 दिन दिए गए हैं, जबकि गलत है, 45 दिनों के भीतर परिणाम को चुनौती देने वाली निर्वाचन याचिका दायर की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह संवैधानिक सलाहकार निकाय है। दूसरा है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 में गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष MC शीतल थे। तीसरा ऑप्शन है, 23वें विधि आयोग का गठन सितंबर 2024 में 3 वर्ष के लिए किया गया। चौथा है, प्रथम विधि आयोग चार्टर अधिनियम 1833 के तहत वर्ष 1833 में गठित हुआ था। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा गलत है। इनके ऑप्शन है, पहला केवल 2, दूसरा 1 और 4, तीसरा 1 और 3, चौथा सभी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन बी सही है, 1 और 4, अर्थात इसमें 1 और 4 गलत है, बाकी 2 और 3 सही है। पहला दिया गया है कि यह संवैधानिक सलाहकार निकाय है, जबकि बिल्कुल ये गलत है, यह गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है। चौथा है कि प्रथम विधि आयोग चार्टर अधिनियम 1833 के तहत वर्ष 1833 में गठित हुआ था। 1833 के तहत इतना तो सही है, लेकिन दूसरा पार्ट 1833 में गठित हुआ, ये गलत है, ये 1834 में गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, निर्वाचन आयुक्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान तरीके से तथा निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जाता है। चौथा ऑप्शन है, दोनों अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है, पहला 1 और 2, दूसरा 2, 3, 4, तीसरा 2 और 3, चौथा सभी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सी सही है, अर्थात 2 और 3 सही है, बाकी 1 और 4 गलत है। पहले में दिया गया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। चयन समिति के सिफारिश के आधार पर किया जाता है, ये तो सही है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चौथा है, दोनों अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। यहाँ पे उपराष्ट्रपति गलत है, ये दोनों अपना राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। दूसरा है, यह योजना के बॉटम अप दृष्टिकोण पर केंद्रित है। तीसरा है, इसके पास निधि आवंटित करने का अधिकार नहीं है। चौथा है, यह एक संवैधानिक निकाय है। दिया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है। इसके ऑप्शन है, पहला है केवल 1, दूसरा है 2 और 3, तीसरा 2, 3 और 4, चौथा है 1, 2 और 3। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसके ऑप्शन डी सही है, अर्थात 1, 2, 3 सही है, बाकी चौथा गलत है। चौथा दिया गया है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, जो बिल्कुल गलत है। यह ना तो संवैधानिक है, ना तो ही वैधानिक निकाय है। यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसी को हम नीति आयोग कहते हैं। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म हुई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।